हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की इस बेहतरीन से क्लास में। आज हम सभी बात करने वाले हैं कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश में विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो बेहतर तरीके से समझेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा इस टॉपिक से, तो बेहतर तरीके से समझेंगे। उम्मीद है आप यह वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। उम्मीद यही है कि आप नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे। चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा आदित्य बैच चल रहा है, इसकी क्लास नंबर 36 आज है और बेहतर तरीके से हम प्राचीन इतिहास को समझ रहे हैं। चलिए बात करते हैं कुषाण वंश के बारे में। तो आप लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए कुषाण वंश, और पहले हम इनके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये कहां से आए थे, इनका मूल निवास स्थान क्या था। तो अगर मैं कुषाणों की बात करूं, जो कुषाण शासक थे, ये मौर्योत्तर काल में आक्रमण करने वाले अंतिम आक्रमणकारी थे, या आप कह सकते हैं अंतिम विदेशी आक्रमणकारी थे, जिन्होंने मौर्योत्तर काल में आक्रमण किया था। मौर्योत्तर काल की अगर हम बात करें तो जो मौर्योत्तर काल है, जब मौर्यों के बाद जितने भी आक्रमण हुए और जितने भी शासक आए, उन सभी को मौर्योत्तर काल में ही रखा गया, जब तक गुप्त काल नहीं आ गया। यानी कि जब तक कोई फिर से महान शासक नहीं आया भारत में, तब तक के काल को मौर्यों के बाद मौर्योत्तर काल की श्रेणी में ही रखा गया है। जब गुप्त काल आ जाएगा तो वहां से गुप्तों की शुरुआत हो जाएगी और गुप्त काल के बाद फिर गुप्तोत्तर काल आएगा। तो ऐसे ही अगर हम समझें तो आप कहेंगे भैया जो ये कुषाण शासक थे, ये मौर्योत्तर काल में आक्रमण करने वाले, आप लिख लेंगे मौर्योत्तर काल में आक्रमण करने वाले अंतिम विदेशी आक्रमणकारी थे। अंतिम विदेशी आक्रमणकारी यानी कि इनके पहले भैया हिंद यूनानी आ चुके थे, फिर शक शासक आए थे और फिर पहलो शासक आए थे, और अंतिम रूप से विदेशी आक्रमण किसने किया था मौर्योत्तर काल में? तो कुषाणों ने किया था, और ये विदेशी आक्रमणकारी थे। तो पहले हम जान लेते हैं कि आखिर कुषाण का मूल निवास स्थान कहां था। जो कुषाण शासक थे वो कहां के रहने वाले थे? तो आप लिखेंगे यहां पर कि जो ये कुषाण शासक थे भैया, इनका मूल निवास स्थान क्या था। हेडिंग डालेंगे मूल निवास स्थान। इनका मूल निवास स्थान क्या था? तो अगर मैं इनके मूल निवास की बात करूं या मूल निवास स्थान की बात करूं, तो ये भैया पश्चिमी चीन के रहने वाले थे। पश्चिमी चीन या हम इसे मध्य एशिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मध्य एशिया भी कह सकते हैं। मध्य एशिया इसे हम कह सकते हैं, या जिसे हम पश्चिमी चीन भी कह देते हैं। आप देखेंगे कभी भी एशिया को, तो जो सेंट्रल एशिया है यानी कि मध्य एशिया जो है, उसकी अगर हम बात करें तो वो एशिया के मध्य में पड़ता है। तो ये जो पश्चिमी चीन है, ये भी मध्य एशिया में आता है थोड़ा सा। अगर आप देखेंगे चाइना के मैप में या विश्व मैप को देखेंगे, तो कभी भी आप मैप को देखेंगे तो ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे होता है साउथ डायरेक्शन, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। तो अगर हम बात करें कि पश्चिमी चीन की, तो आप वर्ल्ड मैप में चाइना को देखोगे तो चाइना का जो ये वाला भाग है, इधर का जो साइड है, वो क्या आता है? वो पश्चिमी चीन में आता है, पश्चिम वाला भाग है। और यहीं के रहने वाले थे कुषाण शासक, जिन्होंने हिंदकुश पर्वत को पार कर कर भारत में क्या किया था? आक्रमण किया था। क्योंकि पहले भारत की सीमा हिंदकुश पर्वत तक लगती थी, तो उसके बाद के क्षेत्रों को हम भारत मान लेते थे, और वो भारत में इन्होंने उसे पार कर कर भारत में प्रवेश किया था। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। हम जान लिए हैं कि आखिर जो कुषाण थे ये कहाँ के रहने वाले थे। तो ये पश्चिमी चीन के रहने वाले थे, या हम मध्य एशिया भी कह सकते हैं। अगर आपसे कोई डायरेक्टली पूछे तो आप बता देना कि मध्य एशिया के रहने वाले थे कुषाण शासक। क्योंकि इन्हें पश्चिमी चीन इसलिए कहा गया क्योंकि चीन का एक वंशज है या वंश है जिसे हम यूची वंश कहते हैं, उससे संबंध था कुषाणों का, इसलिए हम इन्हें पश्चिमी चीन का भी क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं कुषाणों की, तो कुषाणों में आप लिखेंगे कि ये यूची जनजाति से संबंधित थे। जो कुषाण शासक थे, कुषाण यूची जनजाति से संबंधित थे। किस जनजाति से? यूची जनजाति या यूची वंश से संबंधित थे। ये भी आप लिख सकते हैं, यूची जनजाति से संबंधित थे। यानी कि जो पश्चिमी चीन था, वहां पर यूची कबीला का शासन हुआ करता था। ये जो कुषाण थे, ये क्या था कि चीन में, पश्चिमी चीन में आप लिख सकते हैं, पश्चिमी चीन में यूची कबीला के 5 भागों में टूटने पर
यूची कबीला एक हुआ करता था जो वहां पर शासन करता था। तो यूची कबीला के 5 भागों में से, या आप कहेंगे कि यूची कबीला जो था वो 5 भागों में टूट गया। यूची कबीला जो था वो क्या हो गया, वो 5 भागों में टूट गया, 5 भागों में टूट गया, और इन्हीं 5 भागों में एक भाग निकला जो था कुषाणों का। इसलिए इन्हें पश्चिमी चीन का मान लिया जाता है, क्योंकि चीन का एक वंश था जिसे हम यूची वंश भी कह देते हैं, या जिसे हम यूची कबीला कह देते हैं। यह कबीला 5 भागों में टूट गया था। उसमें एक भाग कौन था, तो इन्हीं 5 भागों में एक भाग हुआ करता था कुषाणों का। एक भाग क्या था, इन्हीं 5 भागों में एक भाग हुआ करता था किसका, तो एक भाग जो अलग हुआ वो था कुषाण शासकों का। और कुषाण शासकों ने फिर भारत की ओर चल दिए और भारत में इन्होंने प्रवेश किया। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर हम बात करें कि कुषाण वंश के संस्थापक का क्या नाम है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप लिखेंगे कि कुषाणों के संस्थापक, आप लिख लेंगे कि कुषाण वंश का संस्थापक, कुषाण वंश के फाउंडर कौन है, या आप कह सकते हैं संस्थापक। कुषाण वंश के संस्थापक की अगर हम बात करें तो कुषाण वंश के संस्थापक का नाम है कुजुल। थोड़ा नाम अजीब है लेकिन आपको ध्यान रखना है, कुजुल कडफिसस, कडफिसस इनका क्या नाम है, तो आप कहेंगे कुजुल कडफिसस। इन्होंने कुषाण वंश की स्थापना की थी। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप इसे नोट करते हुए चलिएगा, बेहतर तरीके से मैं आपको सारी चीजें समझाते हुए चलूंगा। मैंने बताया कि कुषाण मौर्योत्तर काल में आक्रमण करने वाले अंतिम विदेशी आक्रमणकारी थे। इनका मूल निवास स्थान पश्चिमी चीन था, या जिसे हम मध्य एशिया भी कह सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी चीन का कुछ भाग मध्य एशिया में भी आता है। अगर मैं बात करूं तो कुषाण यूची जनजाति से संबंधित थे, और जो यूची जनजाति थी ये चीन में शासन किया करती थी, या चीन में एक कबीला हुआ करता था वो यूची कबीला। यूची कबीला जब 5 भागों में टूटा तो उसी में एक भाग था कुषाणों का, और कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो कुजुल कडफिसस हुआ करते थे। अगर मैं बात करूं कुजुल कडफिसस की, तो इनके बारे में आप कुछ चीजें लिख लीजिए कि इसने सबसे पहले, आप कहेंगे इसने तांबे के सिक्के चलवाए थे। कुजुल कडफिसस ने, आप लिखेंगे कुजुल कडफिसस, कुजुल कडफिसस ने क्या किया था, तो इसने तांबे के सिक्के चलवाए थे। इसने क्या किया, इसने तांबे के सिक्के चलवाए, तांबे के सिक्के चलवाए। आपसे पूछा जाए तांबे के सिक्के किसने चलवाए थे, तो वो चलवाया था कुजुल कडफिसस ने। तो भैया ये तांबे के सिक्के इन्होंने चलवाए थे, किसने भैया, तो कुजुल कडफिसस ने तांबे के सिक्के चलवाए थे। और जो ये कुजुल कडफिसस था ये किस धर्म को मानता था, तो ये शैव धर्म को मानता था, शैव धर्म। शैव धर्म की अगर मैं बात करूं, ये शैव धर्म मतानुयायी था। शैव धर्म की बात करूं तो यह भगवान शिव की पूजा करता था। इससे पता चलता है ये भी क्या था, हिंदू धर्म का था, भगवान शिव की पूजा करता था। यह शैव धर्म को मानता था। शैव धर्म में भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस बात की जानकारी कहां से मिलती है कि ये शैव धर्म को मानता था, तो इसकी जानकारी इसके तांबे के सिक्कों से ही चलती है। इसकी जानकारी कहां से मिलती है, जानकारी किस बात की भैया, जानकारी तो यही जानकारी कि यह शैव धर्म को मानता था। इस बात की जानकारी कहां से मिलती है, तो इस बात की जानकारी मिलती है, आप कहेंगे इसके तांबे के सिक्कों में। और इसके सिक्कों में क्या था, आप लिखेंगे इसके सिक्कों में, इसके सिक्कों में, इसके सिक्कों में नंदी बैल का, नंदी बैल का चित्रण मिलता है। इसके सिक्कों में नंदी बैल का चित्रण है। इसके सिक्कों में क्या है, नंदी बैल का चित्रण किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि नंदी बैल जो है वो भगवान शिव की सवारी कही जाती है। इससे पता चलता है कि जो कुजुल कडफिसस था ये भगवान शिव की पूजा करता था, या शैव धर्म को मानता था। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। ओके, अगर मैं बात करूं कि जो कुषाण वंश था इसका वास्तविक संस्थापक कौन था, या मैं कहूं कि भारत में कुषाण वंश का स्थापना करने वाला वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो था जो इसके बाद आया, विम कडफिसस। आप लिखेंगे कि कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक, आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो ये कुषाण वंश है, कुषाण वंश, इस वंश का वास्तविक संस्थापक, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कभी भी आपसे पूछा जाए कि इसका वास्तविक संस्थापक कौन था। वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, जिसने साम्राज्य का खूब ज्यादा विस्तार किया, जिसके शासनकाल में साम्राज्य बहुत ही ज्यादा क्षेत्रों में फैला, उसे हम कह देते हैं वास्तविक संस्थापक। यानी कि सबसे ज्यादा विस्तार जिसने किया वो वास्तविक संस्थापक होता है। तो जो कुषाण वंश था,
उसका वास्तविक संस्थापक था विम्ब कटफिसस। क्या था? इसका नाम था विम्ब कटफिसस। ये बात आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा नाम अजीब है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि संस्थापक कौन था कुषाण वंश का, तो वो था कुजुल कटफिसस, और जो वास्तविक संस्थापक था वह विम्ब कटफिसस था। इसने भारत में भी सीमाओं का विस्तार किया था। किसने भैया? तो इसने विम्ब कटफिसस ने भारत में भी कुषाण वंश का विस्तार किया था। ये पहला महान शासक भी आप कह सकते हैं या वास्तविक संस्थापक आप कह सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो यह भी शैव धर्म को मानता था। ये किस धर्म को मानता था? तो यह शैव धर्म को मानता था, शैव धर्म को ही मानता था। जो ये मानते थे कुजल कटफिसस, वही वाला धर्म ये भी मानता था, भगवान शिव की यह उपासना करता था। इस बात की जानकारी किससे चलती है? तो इस बात की जानकारी चलती है भैया, इसका एक सिक्का इसने चलवाया था सर्वप्रथम। अगर मैं बात करूं, इसने सोने के सिक्के चलवाए थे, सर्वप्रथम नहीं, सर्वप्रथम सोने के सिक्के मिनांडर ने चलवाए थे, जिसका नाम मिलिंद भी था। मैंने आपको हिंद यूनानी शासकों में बताया था। अगर मैं बात करूं कि विम कटफिसस, तो इसने सोने के सिक्के चलवाए थे, सोने के सिक्के, सोने के सिक्के, इसने सोने के सिक्के चलवाए। विम कटफिसस ने सोने के सिक्के चलवाए, और जब इसने सोने के सिक्के चलवाए तो इसके सिक्के जो होते थे वो द्विभाषिक सिक्के कहे गए। ये सिक्के जो थे ये द्विभाषिक थे। विम कटफिसस के सोने के सिक्के जो थे वो द्विभाषिक हुआ करते थे, द्विभाषिक सिक्के कहे गए। द्विभाषिक कहने का मतलब कि इन सिक्कों में दो भाषाओं का जिक्र है। आप कहेंगे कि दो भाषाओं में मुद्रित है लिपियां। कौन कौन सी लिपि है भैया? तो एक तो खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ है, खरोष्ठी लिपि, और एक क्या है भैया? एक है यूनानी लिपि, यूनानी लिपि। तो इसके सिक्कों को द्विभाषिक मुद्रा भी कहा गया, इसके सिक्कों को द्विभाषिक मुद्रा कहा गया। आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम द्विभाषिक मुद्रा किसने चलवाई थी, तो वो चलवाया था विम्ब कटफिसस ने। इसके सोने के सिक्कों में क्या था? खरोष्ठी लिपि में भी मुद्रण मिलता था, लिखा हुआ मिलता था, और यूनानी लिपि में भी लिखा मिलता था। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं इसे रेज करता हूं और आगे की चीजों के बारे में बात करता हूं। ओके, अब देखिए जो ये सोने के सिक्के चलवाए, इसी से पता चलता है कि ये भी भगवान शिव की पूजा करता था, शैव धर्म को मानता था। कैसे पता चलता है मैं आपको अभी बताता हूं, इसे इरेज कर दूं। बेहतर तरीके से सारी चीजें समझते हुए चलिए, जब आप अच्छे से सारी चीजें समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अगर मैं बात करूं इनके सोने के सिक्कों में, तो जो ये विम कटफिसस का सोने का सिक्का था, इसमें क्या था? तो आप लिखेंगे विम कटफिसस, विम कटफिसस के द्वारा चलाए गए सोने के सिक्कों में, चलाए गए सोने के सिक्कों में, सोने के सिक्कों में, सिक्कों में एक तरफ क्या है? उसका नाम अंकित मिलता है। एक तरफ खरोष्ठी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में उसका नाम अंकित है। किसका नाम अंकित है भैया? तो विम कटफिसस का, उसका नाम अंकित है, नाम अंकित है, अंकित है। उसका नाम अंकित कहने का मतलब कि लिखा हुआ है। ये ना समझ जाइएगा कि विम कटफिसस का नाम क्या है, अंकित नाम है, ये ना समझिएगा। उसका नाम अंकित है। अंकित में क्या होता है? अंकित में होता है लिखा हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप जाने अंकित उसका नाम था, उसका अंकित में क्या होता है? लिखा हुआ। ओके, ये ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ। ओके, नहीं तो आप जान ले कि विम कटफिसस का नाम क्या है? अंकित, फिर से अंकित अंकित कहने लगो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, तो विम कटफिसस के द्वारा जो ये सोने के सिक्के चलाए गए थे, इसमें क्या है? इसमें खरोष्ठी लिपि में एक तरफ तो उसका नाम लिखा हुआ था, और दूसरी तरफ क्या था? आप लिखेंगे कि दूसरी तरफ, इसी से पता चलता है कि ये शैव धर्म को मानता था। दूसरी तरफ क्या था? तो आप लिखेंगे दूसरी तरफ भगवान शिव, भगवान शिव, माता पार्वती, या आप पार्वती ही लिख सकते हैं, माता पार्वती, तथा त्रिशूल का चित्रण था। तथा किसका चित्रण था? त्रिशूल का चित्रण था, का चित्रण था। और इससे पता चलता है कि यह शैव धर्म को मानता था, भगवान शिव की पूजा करता था, या आप कह सकते हैं हिंदू धर्म का था। इतनी चीजें आपको पता हो गई। तो ये भैया शैव धर्म को मानता था। इसके सिक्कों में भगवान शिव, माता पार्वती तथा भगवान शिव की त्रिशूल, जिससे वो
असुरों का संहार करते हैं, त्रिशूल होता नहीं है, 3 उसके क्या सूल होते हैं, इसलिए उसे त्रिशूल कहा गया है। तो त्रिशूल यहाँ क्या है, तो त्रिशूल का भी चित्रण मिलता है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। इसने एक उपाधि भी धारण की थी, आप लिख लीजिएगा कि इसने जो विम कडफिसस था, विम कडफिसस को सर्वलोकेश्वर कहा जाता था। विम कडफिसस को क्या कहा जाता था, तो आप कहेंगे विम कडफिसस को सर्वलोकेश्वर कहा जाता था। विम कडफिसस को सर्वलोकेश्वर कहा जाता था। विम कडफिसस को सर्वलोकेश्वर कहा जाता था। और क्या कहा जाता था, तो इसे सम्राटों का सम्राट कहा जाता था। सम्राटों का सम्राट कहा जाता था। इसे सम्राटों का सम्राट कहा जाता था। इतनी चीजें आपको समझ जानी चाहिए कि इसने सर्वलोकेश्वर और सम्राटों के सम्राट की उपाधि भी धारण की थी। तो इतनी चीजें हम समझ ली। अब इसके बाद हम जानेंगे कनिष्क के बारे में, जो इस वंश का सबसे महानतम शासक होगा। तो जल्दी से नोट करिए, फिर बात करते हैं। चलिए बात करते हैं आगे की चीजों के बारे में। मैं सीरीज करता हूँ और बेहतर तरीके से सारी चीजें हम समझते हुए चलते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और आप देखेंगे कि बेहतर तरीके से मैं आपको एक भी पॉइंट छुड़ाऊंगा नहीं, एकदम बेहतर तरीके से सारी चीज़ें बताऊंगा। वैसे टॉपिक थोड़ा क्या होता है, अजीब है ना, तो अधिकतर टीचर इसे छुड़वा भी देते हैं या बहुत ही कम बताते हैं, 1-2 लाइन में बता देते हैं। लेकिन हमें जानना चाहिए, परीक्षा में कनिष्क से प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, इस वंश से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमें जानना जरूरी है। अब मैं बात करूं तो इस वंश के सबसे महानतम शासक के बारे में हम जानने वाले हैं। आप लिखेंगे ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दी कुषाणा डायनेस्टी, यानी कि कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक। आप कहेंगे कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक, यानी कि इस वंश का ग्रेटेस्ट रूलर कौन था, महानतम शासक कौन था, कुषाण वंश का महानतम शासक। अगर मैं महानतम शासक की बात करूं कि इस वंश का सबसे महानतम शासक कौन था, तो वो था कनिष्क। इसने कुषाण वंश का खूब ज्यादा साम्राज्य विस्तार किया था, इसलिए ये सबसे महानतम शासक हुआ। अगर मैं बात करूं कनिष्क की, तो इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। आपसे कोई पूछे कि भारतीय इतिहास में द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है, तो द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है, क्योंकि इसने भी बौद्ध धर्म को खूब ज्यादा प्रचार प्रसार किया था और अशोक की तरह इसने भी सीमाओं का खूब ज्यादा विस्तार किया था, इसलिए इसे द्वितीय अशोक भी कहते हैं। बौद्ध धर्म को भी मानता था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम द्वितीय अशोक कहते हैं। अब भैया इनके पहले वाले जो थे, इनके पिता जी वो शैव धर्म को मानते थे, लेकिन इसने क्या किया था कि शासक बनने के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इसलिए हम कहते हैं कि ये बौद्ध धर्म को भी मानता था। इसके बाद अगर मैं बात करूं कनिष्क की, तो ये भैया 78 ईस्वी में, आप लिखेंगे जो कनिष्क था इसने या 78 ईस्वी में शासक बना। ये शासक कब बना था, 78 ईस्वी में शासक बना। यह कब तक इसने शासन किया था भैया, तो 78 ईस्वी में यह शासक बना था और 78 ईस्वी से लेकर 105 ईस्वी तक इसने शासन किया था। 105 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इसका शासनकाल खत्म हो जाता है। अगर मैं बात करूं तो इस वंश का सबसे महानतम शासक कनिष्क था, इसे द्वितीय अशोक कहते हैं, और 78 ईस्वी में यह शासक बना था। इतनी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, उम्मीद है। अगर मैं बात करूं कनिष्क की, तो कुछ चीजें और जान लेते हैं। तो भैया जब ये शासक बना तो इसने क्या किया था, जब यह शासक बना तो इसी खुशी में इसने शक संवत की शुरुआत की थी। इसने क्या किया था, इसने शक संवत की शुरुआत की थी। शक संवत की शुरुआत की, कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। जब यह शासक बना तो इसी उपलक्ष्य में इसने शक संवत की शुरुआत की थी। अब क्यों शक संवत की शुरुआत की, इसके पहले तो शक शासक आए थे, लेकिन इसका नाम था तो कुषाण वंश था, या आप कह सकते हैं इसका नाम कनिष्क था, ये कुषाण वंश का था, तो इसे कुषाण संवत चलाना चाहिए था, इसने शक संवत क्यों चलाया। तो अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब यह शासक बना था तो तभी शासक बनने से पूर्व इसने शकों को पराजित किया था, और शक को पराजित करने के बाद इसने क्या किया था, शासन या आप कहेंगे राज्याभिषेक किया था अपना, और इसीलिए इसने शक संवत की शुरुआत की थी। तो आप कहेंगे कि शक संवत की शुरुआत कब हुई, तो आप लिख लेंगे कि 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई। किसने की भैया, तो ये जो शक संवत था इसे शुरुआत करने वाला कनिष्क ही था। क्यों भैया, इसने नाम
शक संवत रखा था, इसलिए रखा था क्योंकि 78 ईस्वी में इसने शकों को पराजित किया था। शकों को पराजित करने की खुशी में, पराजित करने के उपलक्ष्य में, इसने क्या किया था भैया, तो इसने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में शक संवत की शुरुआत की थी 78 ईस्वी में। और आपसे पूछा जाए कि शक संवत की शुरुआत किसने की थी, तो कनिष्क ने की थी। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। और यही जो शक संवत है, यही हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है, आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप कहेंगे भारत का राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत, जो कि कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में। क्यों प्रारंभ किया गया था, क्योंकि इसने शक शासकों को पराजित किया था और राज्य अभिषेक भी इसका इसी सन में हुआ था, इसलिए इसने शक संवत की शुरुआत की थी। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। ओके, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कनिष्क के बारे में। और अगर हम चीजें जाने तो बहुत ही महान शासक था। इसका जो शासन वाला क्षेत्र था बहुत बड़ा था, पूरा मध्य एशिया, चीन इसने जीत लिया था। और इसके साथ साथ इसने उत्तर भारत पर भी अपना साम्राज्य विस्तार किया था। अगर हम मैप से समझना चाहें कनिष्क के साम्राज्य को या कुषाण वंश के साम्राज्य को, तो मैं कोशिश कर रहा हूं मैप बनाने की। बहुत एग्जैक्ट तो नहीं बना पाता हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं। आपको समझ में आ जाए उतना आता है बस मैप को बनाना। ओके, तो हम यहां से समझेंगे कि कनिष्क का जो साम्राज्य था कहां तक फैला हुआ था। ओके, मैं इसे बना देता हूं। बहुत ज्यादा एग्जैक्ट नहीं बनेगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से बना दूं। ओके, तो मान लीजिए भारत का मैप है, बहुत ज्यादा एग्जैक्ट नहीं बनाया, बस मैंने कोशिश किया है। ओके, तो मान लीजिए भारत का मैप है। और अगर हम बात करें कि कनिष्क का साम्राज्य कहां तक फैला हुआ था, कनिष्क के साम्राज्य की बात करें कि जो कनिष्क था इसका साम्राज्य कहां तक फैला हुआ था, आप बना भी सकते हैं, ये आप मैप सर्च कर लीजिएगा, वहां पता चल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि आखिर कनिष्क का जो साम्राज्य था वो कहां तक फैला हुआ था, तो आप देखेंगे कि कनिष्क ने पूरा उत्तर भारत जीत लिया था। उत्तर भारत में लगभग उसका सारा क्षेत्र यहाँ तक उसने जीत लिया था। और इसके साथ साथ वो ऐसे होते हुए, अगर मैं बात करूँ तो ऐसे होते हुए इसने पूरा ये वाला क्षेत्र आप देखेंगे, पूरा मध्य एशिया जो था, इधर समुद्र भी आ जाता है। तो ओके, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। पूरा ये जो मध्य एशिया वाला क्षेत्र था, इस पर क्या था, कनिष्क का रूल था। यानी कितने बड़े क्षेत्र पर ये शासन करता था। इसमें इतने पार्ट में समुद्र ही है, आप देखेंगे मैप में ये सब समुद्र में आता है। थोड़ा नहीं, ये समुद्र में नहीं आता, नीचे आता है, सॉरी। हाँ, तो इतना जो पार्ट था पूरा मध्य एशिया, आप समझ सकते हैं। मध्य एशिया में आप देखेंगे ईरान वाला क्षेत्र, इराक का क्षेत्र यहीं पर नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ बस। ईरान, इराक हो गया, फारस के जितने भी देश आते हैं उस क्षेत्र को, चीन, या आप कह सकते हैं पश्चिमी चीन, पश्चिमी चीन वाला जो क्षेत्र था, पश्चिमी चीन हम कह सकते हैं, पश्चिमी चाइना, और जो भी इसमें देश आते हैं, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर भारत हो गया आपका, उत्तर भारत, इन सभी क्षेत्रों पर कनिष्क का शासन था। तो एक बहुत बड़े क्षेत्र पर कनिष्क शासक करता था। और कुषाण साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़े क्षेत्र पर यह शासन किया करते थे। इधर दक्षिण में आप देखेंगे तो सातवाहनों का शासन हुआ करता था उस समय। दक्षिण भारत पूरा यहाँ तक कवर था सातवाहनों के शासन से। और ये वाला जो भारत था उत्तर वाला, इस पर कनिष्क का शासन हुआ करता था। यानी कि बहुत ही महान शासक है, इसलिए इसे द्वितीय अशोक भी कहा गया है, क्योंकि यह बौद्ध धर्म को मानता था और साम्राज्य का विस्तार भी किया था, इसलिए इसे द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी जो हमने जाननी चाहिए। अगर मैं बात करूं तो कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। आप लिखेंगे कनिष्क ने, आप लिख लीजिए पहले, कनिष्क ने उत्तर भारत को जीता था। कनिष्क ने उत्तर भारत को जीत लिया था। उत्तर भारत में भी साम्राज्य का विस्तार किया, उत्तर भारत में भी साम्राज्य का विस्तार किया, विस्तार किया। ओके, इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। इसने पाटलिपुत्र जो कि बिहार में स्थित है वहां पर भी आक्रमण किया था। आप देखेंगे कनिष्क ने पाटलिपुत्र जो कि बिहार में आक्रमण किया था, आक्रमण किया था। क्या तो बिहार में उसने आक्रमण किया था।
तथा यहां से उसने क्या किया था, यहां से वह गौतम बुद्ध का भिक्षा पात्र लेकर चला गया था। यहां से वह उसने क्या किया था, तो यहां से उसने, या आप कह सकते हैं यहां से वह गौतम बुद्ध का, या आप कह सकते हैं महात्मा बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र ले गया था। यानी यहां से उसने अपना भिक्षा पात्र लिए चला गया था अपने वाले क्षेत्र में। यानी कि यहां से उसने महात्मा बुद्ध के भिक्षा पात्र को, जिससे वो भिक्षा मानते थे, उसी पात्र को हम क्या कहते हैं, भिक्षा पात्र कहते हैं। तो महात्मा बुद्ध जी का जो भिक्षा पात्र था उसने पाटलिपुत्र से अपने साथ लिए गया था। इसके साथ साथ उसने पाटलिपुत्र से एक दार्शनिक को भी लिया था, अपने साथ लेकर गया था। किस दार्शनिक को भैया, तो उस दार्शनिक का नाम हुआ करता था, अगर आप कहेंगे तो अश्वघोष। अश्वघोष जो कि एक बौद्ध भिक्षु भी थे और दार्शनिक भी थे। आप कहेंगे अश्वघोष जो क्या हुआ करते थे भैया, तो जो अश्वघोष थे ये बौद्ध भिक्षु और एक दार्शनिक भी हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, दार्शनिक हुआ करते थे। इनको भी अपने साथ ले गया था पाटलिपुत्र से। तो कनिष्क अपने साथ ले गया, कनिष्क अपने साथ ले गया तथा इन्हें राजकवि का दर्जा भी दिया था। कनिष्क ने अश्वघोष को राजकवि का दर्जा दिया। अगर मैं बात करूं कनिष्क की, तो इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, इसे आप इतना नोट करिए, फिर बात करते हैं, नहीं तो यहां पर आएगा नहीं। ओके, चलिए बात करते हैं आगे की चीजों के बारे में। मैं इसे रेज करता हूं और फिर हम बात करते हैं। उम्मीद है आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी बेहतर तरीके से। ओके, मैं इसे रेज करता हूं, फिर आगे की चीजों के बारे में हम बात करते हैं। अच्छे तरीके से नोट्स बनाते हुए चलिएगा, बेहतर तरीके से मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ आगे की चीजों के बारे में, तो अगर मैं बात करूँ कि कनिष्क की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो आप नोट करेंगे कनिष्क की राजधानी या कुषाण वंश की जो राजधानी थी, कनिष्क की 2 राजधानियां हुआ करती थी। कनिष्क की 2 राजधानी हुआ करती थी। कौन कौन सी भैया, तो कनिष्क की 2 राजधानी हुआ करती थी। एक तो इसकी राजधानी हुआ करती थी जो इसकी राजनैतिक राजधानी थी, और एक इसकी सांस्कृतिक राजधानी थी। 2 राजधानियां इसकी हुआ करती थी। तो आप कहेंगे इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी, कौन कौन सी, तो भैया एक राजधानी तो इसकी थी जो थी राजनैतिक। एक तो राजनैतिक राजधानी थी जहां से ये शासन चलाता था, उसे हम क्या कहते थे, राजनैतिक राजधानी। और इसके साथ साथ एक हुआ करती थी सांस्कृतिक राजधानी। क्या हुआ करती थी, सांस्कृतिक राजधानी हुआ करती थी। तो 2 राजधानियां थी, एक थी राजनैतिक राजधानी और एक क्या थी भैया, तो एक थी सांस्कृतिक राजधानी। सांस्कृतिक राजधानी। अगर मैं कनिष्क की राजनैतिक राजधानी की बात करूं, तो कनिष्क की राजनैतिक राजधानी हुआ करती थी पुरुषपुर हुआ करती थी, जिसे हम पेशवा कहते हैं, या हम जैसे पेशावर कहते हैं, सॉरी पेशवा नहीं, पेशावर कहते हैं। पेशावर जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, तो पेशावर वाला क्षेत्र जो था वो कनिष्क की राजनैतिक राजधानी हुआ करती थी। और अगर मैं बात करूं कि इसकी सांस्कृतिक राजधानी क्या हुआ करती थी, तो कनिष्क की सांस्कृतिक राजधानी हुआ करती थी मथुरा। क्या हुआ करती भैया, मथुरा हुआ करती थी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये तो अब पाकिस्तान में पड़ता है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर मैं बात करूं तो कनिष्क की 2 राजधानियां थी, अगर आपसे कोई पूछे। पहले थी पेशावर, जो जिसे हम पुरुषपुर भी कहते हैं, पुराना नाम है, और दूसरी सांस्कृतिक राजधानी थी मथुरा, उत्तर प्रदेश। से ये भी पता चलता है कि मथुरा में भी कनिष्क का साम्राज्य फैला हुआ था। इतनी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर मैं आगे की चीजों के बारे में बात करूं, तो इसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन होगा। यानी आप कहेंगे कि चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कनिष्क के द्वारा कराया गया। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क द्वारा कराया गया। कनिष्क द्वारा करवाया गया। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था भैया, तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के द्वारा ही कराया गया था। कहां पर कराया गया था, तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में करवाया गया था। कश्मीर के
इससे पता चलता है कि इसका साम्राज्य कश्मीर में भी फैला हुआ था। तो कश्मीर के कुंडल वन, कश्मीर के कुंडल वन में इसने क्या किया था भैया? तो कश्मीर के कुंडल वन में इसने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। और अगर मैं बात करूं कि जो ये कश्मीर का कुंडल वन था, यहाँ पर बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा जाए कि चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। वसुमित्र हुआ करते थे इसके अध्यक्ष। और जो इसके उपाध्यक्ष थे, चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष, वो कौन थे भैया? तो वो थे अश्वघोष। ये एकमात्र संगीति थी जिसमें दो अध्यक्ष, या आप कह सकते हैं एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष हुआ करते थे। आपको कमेंट में बताना है कि बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ, कहां पर हुआ और अध्यक्ष कौन थे? कमेंट में आंसर दीजिएगा। ओके, अगर मैं बात करूं तो कनिष्क के ही शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया जाता है कश्मीर के कुंडल वन में। अध्यक्ष कौन होते हैं? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? अश्वघोष होते हैं। ये वही अश्वघोष हैं जिन्हें कनिष्क ने पाटलिपुत्र से अपने साथ ले आया था। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये वसुमित्र भी इसके राज दरबार में हुआ करते थे। अगर मैं बात करूं तो चौथी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म था दो भागों में बट गया था। ये बात मैंने बौद्ध धर्म पढ़ाते हुए भी बताई थी आपको। आप लिख लेंगे कि चौथी बौद्ध संगीति में, चौथी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया। दो शाखाओं में बट गया। चौथी बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म जो था वो दो शाखाओं में बट गया था। अगर हम बात करें कौन कौन सी शाखाएं, तो भैया जो ये बौद्ध धर्म था ये इसी संगीति में क्या हुआ? दो शाखाओं में बट गया था। वो शाखाएं कौन कौन सी थी? तो जो बौद्ध धर्म था दो शाखाओं में बटा। पहली शाखा जो कही गई हीनयान, और दूसरी शाखा जो थी वो महायान थी। क्या थी भैया? महायान थी। अब इसे हीनयान महायान क्यों कहा गया? तो महायान शाखा के द्वारा ही इसे हीनयान शाखा कहा गया था। अगर हम इसकी बात करें तो चौथी बौद्ध संगीति जिसका आयोजन कनिष्क ने कराया था, इसी संगीति में क्या हुआ कि बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गए थे। पहली शाखा थी हीनयान और दूसरी शाखा कौन थी? तो वो थी महायान। हीनयान की बात करें तो हीनयान शाखा के जो लोग थे ये भगवान बुद्ध को, या आप कह सकते हैं बुद्ध को महापुरुष मानते थे। ये बुद्ध को, वैसे मैंने बौद्ध धर्म में पढ़ाया लेकिन बता देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा। बुद्ध को क्या मानते थे? महापुरुष मानते थे। महापुरुष, या आप कह सकते हैं मॉन्क मानते थे, या आप कह सकते हैं एक संत मानते थे। तो बुद्ध को ये महापुरुष मानते थे। लेकिन महायान शाखा के लोग बुद्ध को भगवान मानते थे। जो भगवान बुद्ध हैं या महात्मा बुद्ध हैं या गौतम बुद्ध जिन्हें हम कहते हैं, तो गौतम बुद्ध को महायान शाखा वाले क्या मानते थे? तो भैया ये भगवान मानते थे। भैया जो ये हीनयान शाखा के लोग थे ये आभूषण नहीं धारण करते थे, यानी कि ये आभूषण धारण नहीं कर सकते थे। लेकिन महायान शाखा के लोग क्या हैं? आभूषण, ऐसा रूल बनाया गया कि आभूषण धारण कर सकते हैं। ओके, इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर मैं बात करूं तो जो हीनयान शाखा के लोग हैं ये परिवर्तन के विरोधी हैं। इसी में क्या हुआ, जो ये संगीति हुई थी इसमें कहा गया कि बौद्ध धर्म में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो इस शाखा के लोगों ने तब कहा कि मैं परिवर्तन के विरोधी हूं, जैसा बौद्ध धर्म है वैसा ही होना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने कहा कि हम परिवर्तन करेंगे, इसलिए महायान शाखा के लोगों ने इस शाखा को हीनयान कह दिया। क्योंकि ये महापुरुष मानते थे, वो भगवान मानते थे, तो उन्होंने अपने आप को महायान कहा और इन्हें हीनयान कहा। ये परिवर्तन के विरोधी थे। ये नहीं चाहते थे कि बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार का, या आप कह सकते हैं बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो। तो ये परिवर्तन विरोधी थे कि बौद्ध धर्म में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये परिवर्तन के समर्थक थे। बौद्ध धर्म में परिवर्तन के समर्थक इन्होंने कई सारे क्या किए, परिवर्तन भी किए। बौद्ध धर्म में क्या किए भैया? परिवर्तन भी किए। रुकिए पानी पी लेता हूँ, पानी खत्म हो गया, 2 मिनट, फिर बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। मैं बोलता हुआ चल रहा हूँ कि महायान शाखा के जो लोग थे वो क्या थे? परिवर्तन के समर्थक थे महायान शाखा के लोग। लेकिन जो हीनयान शाखा के लोग थे वो परिवर्तन के विरोधी थे। 2 मिनट रुकिए, पानी पी लेता हूँ। बोलते बोलते एकदम आवाज ही फंसने लगती है। अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया कि जो हीनयान था वो बुद्ध को महापुरुष मानते थे, महायान वाले बुद्ध को भगवान मानते थे।
ये परिवर्तन के विरोधी थे, ये परिवर्तन के समर्थक थे। महायान शाखा के लोगों ने ही बौद्ध धर्म में बहुत सारे परिवर्तन किए। जैसे कि बौद्ध धर्म में क्या होता था, पहले मांस खाना वर्जित था, लेकिन महायान शाखा के लोगों ने कहा कि मांस खा सकते हो, मांस खा सकते हो। लेकिन जो हीनयान वाले हैं ये मांस का सेवन नहीं करते, ये पुराने वाले बौद्ध धर्म को ही फॉलो करते हैं, यानी कि ये मांस का सेवन नहीं करते। जो बौद्ध या गौतम बुद्ध जी का जो मूल वाला बौद्ध धर्म था वो इनका ही है। इन्होंने परिवर्तन थोड़ा किया है, जैसे आभूषण ग्रहण कर सकते हो, मांस खा सकते हो, तो यही धर्म ज़्यादा प्रचारित हुआ। आप देखेंगे चीन, भूटान, ये सारे जो देश हैं यहाँ पर ज़्यादातर महायान शाखा के लोग हैं। जापान हो गया, जितने भी अब बौद्ध धर्म वाले हैं वो अधिकतर यही हैं। भारत में भी आप देखेंगे महायान शाखा के लोग ज़्यादा हैं और जो हीनयान वाले हैं वो कम हैं। ओके, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये दो भागों में बटा था और ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है बौद्ध धर्म में। ओके, क्योंकि इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं बौद्ध धर्म में ही, आप देख सकते हैं वो वाली वीडियो। ओके, तब भी मैंने बहुत ज़्यादा चर्चा कर दी है बौद्ध धर्म में। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आगे की चीज़ों के बारे में, मैं सिरेज करता हूँ। कुछ चीज़ें और रह गई हैं कनिष्क के बारे में, उसे भी हम देख लेते। तो इसके ही शासनकाल में मैंने बताया चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये वाला प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, चाहे एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो वहां पर। अगर मैं इसके बाद में बात करूं तो इसके दरबार में कुछ विद्वान रहते थे। कनिष्क के दरबार में, कनिष्क के दरबार में कुछ प्रमुख विद्वान रहते थे जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। कुछ प्रमुख विद्वान रहा करते थे, तो इनके बारे में आप लिख लेंगे। जैसे कि इनके दरबार में एक पार्श्व नाम के विद्वान रहते थे, लिख लीजिएगा, पार्श्व नाम के विद्वान रहते हैं, पार्श्व नाम के विद्वान। इन्हीं के कहने पर इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया था। ये एक बौद्ध धर्म के भिक्षु थे। इसके बाद मैं बात करूं तो अश्वघोष रहा करते थे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया ही। इसके बाद मैं बात करूं नागार्जुन नाम के विद्वान रहा करते थे, नागार्जुन। चरक रहा करते थे, महान वैद्य चरक। इसके बाद में बात करूं वशमित्र, जो अध्यक्ष थे चतुर्थ बौद्ध संगीति के, वो भी रहा करते थे। तो तीन चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि इसके दरबार में महान विद्वान रहा करते थे। बहुत ही महान शासक था, ये विद्वानों को पसंद करता था, इसलिए इसने प्रमुख दर्जा भी रखा था अपने दरबार में। अगर मैं बात करूं इनके लिए प्रमुख सिंहासन होते थे, दरबार में इन्हें दर्जा प्राप्त था। अगर मैं बात करूं तो कुछ चीजें पूछी जाती हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि अश्वघोष की एक पुस्तक है जो आपसे पूछ ली जाएगी। अश्वघोष ने एक रचना लिखी थी जिसे हम क्या कहते हैं, तो अश्वघोष ने एक रचना लिखी थी जिसे हम बुद्ध चरित्र कहते हैं, बुद्ध चरित्र कहते हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया गया है। तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है? अश्वघोष ने की है। कभी भी परीक्षा में पूछा जाता है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की, तो अश्वघोष ने की। अगर पूछा जाए अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगर मैं बात करूं इसके बाद नागार्जुन की, नागार्जुन एक महान विद्वान कह सकते हैं आप। इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया, शून्यवाद का सिद्धांत दिया। आपसे पूछा जाए कि शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो शून्यवाद का सिद्धांत दिया था नागार्जुन ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं सापेक्षिक सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। क्या दिया था? तो इन्होंने सापेक्षिक सिद्धांत दिया था, सापेक्षिक सिद्धांत। सापेक्षिक सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाए किसने दिया था, तो सापेक्षिक सिद्धांत, या हम जिसे सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम सापेक्षता का सिद्धांत कह सकते हैं। तो सापेक्षता का सिद्धांत हम नागार्जुन ने दिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। महान वैज्ञानिक, जो फिजिक्स के महान वैज्ञानिक हुए, आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम बारे में आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने E=mc² दिया था। तो इन्हें भारत का, यानी कि जैसे वो महान थे ऐसे ही भारत में ये उनके इतना महान माने जाते हैं, इसलिए इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। आइंस्टीन, आइंस्टीन भी कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं, तो भारत का आइंस्टीन हम नागार्जुन को कहते हैं। नागार्जुन जी को हम भारत का आइंस्टीन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, और सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने भी दिया था, इसलिए इन्हें हम भारत का आइंस्टीन भी कह देते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत यही कहता है, वैसे ही मैं नॉर्मल वे में बता देता हूँ, कि जैसे मैं स्थिर हूँ
और कोई गाड़ी गति से आ रही है, तो उसके लिए मैं क्या हो जाता हूँ कि मान लीजिए कोई कार आ रही है या मान लीजिए एक ट्रेन चल रही है और मान लीजिए रेल की पटरी है और एक ट्रेन बहुत तेजी से ऐसे आ रही है और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मैं क्या हूँ यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए ये ट्रेन क्या है, गतिमान अवस्था में है। तो यही सापेक्षिक का सिद्धांत है कि मेरे लिए ये ट्रेन क्या है, गतिमान अवस्था में है। लेकिन अगर यही दूसरी कंडीशन ले ली जाए, एक कंडीशन ये है कि मैं ट्रेन के पटरी के आसपास क्षेत्र में खड़ा हूं और एक ट्रेन आ रही है तेजी से, तो मेरे लिए वो ट्रेन क्या है, गतिमान अवस्था में है। लेकिन अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं कि मान लीजिए ये ट्रेन का एक डिब्बा है और इसके अंदर मैं खड़ा हूं और मेरा एक मित्र खड़ा है, तो मेरे लिए मेरा मित्र क्या है, स्थिर है और उसके लिए मैं स्थिर हूं। भले ही ट्रेन गतिमान है, ट्रेन तेजी से आगे जा रही है, खूब तेज रफ्तार में आगे जा रही है, लेकिन हम सभी ट्रेन के अंदर हैं, तो एक दूसरे के लिए हम क्या हैं, स्थिर हैं। ट्रेन गतिमान है लेकिन एक दूसरे के लिए हम स्थिर हैं। और यहां पर आप देखेंगे तो मेरे लिए ट्रेन क्या है, गतिमान है। तो यही क्या कहता है, ये सापेक्षित गति का सिद्धांत कहता है, सापेक्षता का सिद्धांत कहता है कि गति क्या है, ये हम नहीं कह सकते कि कोई वस्तु गतिमान है या रुकी हुई है, इस चीज को हम नहीं, इसे ये सब सापेक्षता पर निर्भर करता है। जैसे उसी लड़के के लिए ट्रेन गतिमान है जब वो ट्रेन के बाहर खड़ा हुआ है, और वही लड़का अगर ट्रेन के अंदर है तो उसके लिए एक दूसरे लोग क्या है, स्थिर हैं, क्योंकि वो ट्रेन में बैठा है। जैसे कार में हम सभी बैठ जाए फैमिली के साथ, तो कार के अंदर हम सभी स्थिर हैं, ओके, हम नहीं गति कर रहे हैं, कार सिर्फ चल रही है। तो यही है सापेक्षता का सिद्धांत, ओके। अब इस सिद्धांत के बारे में आपको ज्यादा जानना है तो आप साइंस आपको पढ़ना होगा, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, समझ जाइएगा। मैं वैसे ही बता देता हूँ नॉर्मल चीजें, ओके। अब इसके बाद मैं बात करूं तो इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता था। इसके पश्चात मैं बात करूं चरक की, जो कि एक महान वैद्य थे। कौन थे भैया, एक महानतम वैद्य थे, और इन्होंने लिखी थी एक पुस्तक जिसे हम कहते हैं चरक संहिता, जिसमें कई रोगों का निवारण लिखा हुआ है, चरक संहिता। तो चरक संहिता की भी रचना कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। महान वैद्य चरक ने लिखा था चरक संहिता। तो इतनी चीजें हमने जान लिया। सुघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की, नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया, सापेक्षता का सिद्धांत दिया, इसीलिए इन्हें आइंस्टीन भी कहा जाता है। इसके बाद में बात करूं तो वसुमित्र की अगर हम बात करें, वसुमित्र की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने एक रचना लिखी थी जिसे महाविभास सूत्र कहते हैं, महाविभास सूत्र कहते हैं, महाविभास सूत्र कहते हैं। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसे महाविभास सूत्र कहते हैं, और इसे भारतीय बौद्ध का क्या कहा जाता है, विश्व घोष कहा जाता है, या बौद्ध धर्म का विश्व घोष कहा जाता है। आप लिख लीजिएगा कि इसे बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन का विश्वकोश कहते हैं। आपसे कोई भी पूछे कि बौद्ध दर्शन का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे बौद्ध दर्शन का विश्वकोश महाविभास सूत्र को कहा जाता है, जिसके रचनाकार कौन है, तो वसुमित्र जी हैं। इन्होंने ही चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्षता की थी। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, इसे नोट करिए। आगे की चीजों के बारे में हम चलिए बात करते हैं आगे की चीजों के बारे में। थोड़ी चीजें और रह गई हैं, उनको हम जान लेते हैं। मैं इसे रेज करता हूँ और आगे की चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। उम्मीद है सारी चीज़ें सही से चल रही होंगी। देख लेता हूँ 1 मिनट की वीडियो सही से चल रही है कि नहीं, बस 2 मिनट रुकिए। जी हाँ, वीडियो अच्छी चल रही है। थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो क्योंकि कनिष्क एक महान शासक है, ओके। अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, कनिष्क के बारे में और चीज़ें अगर हम बात करें तो कनिष्क के समय में जो व्यापार था वो जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। ये बात आप लिख लीजिएगा कि कनिष्क के समय व्यापार जल तथा स्थल दोनों मार्गों से होता था, तो कनिष्क के समय जो व्यापार था वो जल तथा स्थल दोनों मार्गों से होता था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक पुस्तक है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये जो पुस्तक है, ये एक पुस्तक है, इसके रचनाकार का नाम नहीं पता है। परीक्षा में पूछ लेता है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी
की रचनाकार कौन है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक की रचनाकार कौन है? अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा भैया? तो इस पुस्तक के रचनाकार अज्ञात हैं, लिख लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। तो इस पुस्तक के रचनाकार का नाम हमें पता नहीं है, अज्ञात है, क्योंकि इस पुस्तक में भी इसके नाम का वर्णन नहीं है, तो हमें नहीं पता है कि ये पुस्तक किसने लिखी है। लेकिन ये जो पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इस पुस्तक में ये वर्णन मिलता है कि कनिष्क रोम के साथ भी व्यापार करता था। कनिष्क रोम देश के साथ व्यापार करता था, रोम के साथ विदेशी व्यापार करता था, साथ व्यापार करता था। तो कनिष्क के रोम व्यापार की चर्चा किसमें मिलती है? तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में कनिष्क के रोम व्यापार की चर्चा मिलती है। तो कनिष्क रोम के साथ व्यापार करता था। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि कनिष्क के रोम व्यापार की चर्चा किस पुस्तक में मिलती है, तो आप कहेंगे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इतनी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसे हम POAS भी कह देते हैं, इस पुस्तक को हम POAS भी कह देते हैं, क्योंकि आप देखेंगे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसलिए इसे हम POAS पुस्तक भी कह देते हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, आपसे कभी भी पूछा जाए कि सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, तो वो चलवाए थे कनिष्क ने। लिख लीजिएगा, सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो आप कहेंगे भैया सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने चलवाए थे। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अगर मैं पूछ लूं पहली बार सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, ये भी नोट कर लीजिएगा। पहली बार सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? पहली बार भारत में सोने सिक्के चलवाने का श्रेय किसे जाता है? तो पहली बार सोने के सिक्के मिनांडर ने चलवाए थे, जो कि एक हिंद यूनानी शासक था, मैंने पढ़ाया था। इसे हम मिलिंद भी कहते थे। इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, अगर मैं बात करूं तो जो ये कनिष्क के सोने के सिक्के थे, इसके सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कहां से मिले? तो मथुरा से मिले थे, मथुरा से प्राप्त हुए थे। इसके जो सिक्के थे मथुरा से प्राप्त हुए, कनिष्क के सिक्के मथुरा से प्राप्त हुए। और इस सिक्कों में क्या था? कनिष्क ने सैनिक वेशभूषा पहनी थी, कनिष्क ने सैनिक वेशभूषा पहनी थी, सैनिक वेशभूषा पहनी थी। यानी कि जो सिक्के मिले थे, इसके सबसे ज्यादा सिक्के कहां से मिले भैया? तो उत्तर भारत मथुरा से प्राप्त हुए, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और जो सिक्के मिले उस सिक्कों में कनिष्क ने एक सैनिक वेशभूषा पहनी थी। जो युद्ध लड़ने जाते नहीं है शासक, जब वस्त्र पहनते हैं लोहे वाला एकदम अच्छे से, तो वही वाला जो वस्त्र होता है युद्ध लड़ते समय, वो वस्त्र पहने थे इन सिक्कों में, और यही मुद्रण मिलता है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कनिष्क के बारे में। इसके बाद में बात करूं तो कनिष्क ने एक चीनी शासक को भी पराजित किया था, जिसे हम पान चाओ कहते हैं। इसने एक चीनी शासक कनिष्क ने चीनी शासक पान चाओ को पराजित किया, पान चाओ को पराजित किया। ये बात नोट कर लीजिएगा। किसके साम्राज्य का जो विस्तार था चाइना में भी मिलता है, इस बात का पता है, इस बात से चलता है। किसने? चीन के शासक पान चाओ को पराजित किया था, कनिष्क ने चीन के शासक पान चाओ को पराजित किया था। इसके पश्चात कुछ चीजें और हम जान लेते हैं कनिष्क के बारे में, इंपॉर्टेंट है इसलिए जान लेते हैं। मैं इसे रेज करता हूँ और आगे की चीजों के बारे में बात करता हूँ। आप नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक कर। अब हम बात करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है ना, तो जल्दी से हमें इस टॉपिक को खत्म करना है। अगर मैं बात करूं कनिष्क की, तो भैया जो मैं कनिष्क की बात करूं तो क्या चीजें रह गई हैं कि इसके समय में दो कलाएं भी विकसित हुई थी, दो भवन निर्माण कलाएं आप कह सकते हैं। सॉरी, भवन निर्माण नहीं, मूर्ति कला का प्रसार हुआ था, या मूर्ति कला की शुरुआत हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। आप लिखेंगे कनिष्क के शासनकाल में दो शैलियों की मूर्ति कला का विकास हुआ। जो कनिष्क था, इसके शासनकाल में क्या हुआ था? दो मूर्ति कला की शैलियां विकसित हुई थी।
वो कौन कौन सी थी? तो जो मूर्तिकला थी, 2 मूर्तिकला की शैलियों का विकास हुआ, क्योंकि ये सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महान था, यानी कि कला वाला बहुत ज्यादा पसंद करता था। आप देखेंगे राजनीतिक राजधानी अलग थी और सांस्कृतिक राजधानी अलग थी, यानी ये संस्कृति का भी शौकीन था। मूर्तिकला इसे पसंद थी, तो इसी के शासनकाल में 2 मूर्ति शैलियों का निर्माण हुआ, आप कह सकते हैं, या विकास हुआ। पहली तो आपने सुनी होगी गंधार शैली, गंधार शैली, और दूसरी मथुरा शैली, मथुरा शैली। आपसे कोई पूछे कि गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ, या इसकी शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और जो महात्मा बुद्ध की पहली प्रतिमा है, भगवान, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली बार किसकी प्रतिमा पूजी गई, तो वो कौन होगा? वो होगा महात्मा बुद्ध। तो भगवान बुद्ध की प्रथम प्रतिमा इसी शैली में बनी है। आप कहेंगे भगवान बुद्ध की प्रथम प्रतिमा इसी शैली में बनी है। किस शैली में भैया? तो गंधार शैली में। आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले किसकी प्रतिमा पूजी गई, तो आप कहेंगे महात्मा बुद्ध, यानी कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा सबसे पहले पूजी गई थी। और पहली मूर्ति भी जो प्राप्त होती है वो इसी शैली में बनी हुई है, भगवान बुद्ध की। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अगर मैं बात करूं तो कनिष्क ने रेशम मार्ग पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया था। आप लिखेंगे कि कनिष्क ने रेशम मार्ग पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया था। अच्छा, एक चीज और नोट कर लीजिए कि कनिष्क जो था, कनिष्क बौद्ध धर्म को मानता था। कनिष्क बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था। कनिष्क बौद्ध धर्म को मानता था, ये बात आप नोट कर लीजिए। ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता था, महायान शाखा। कनिष्क जो था ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता था। और इसने महायान शाखा का प्रचार प्रसार कहां पर किया था? तो इसने महायान शाखा का प्रचार चीन और मध्य एशिया में किया था। मध्य एशिया, चीन और मध्य एशिया में इसने क्या किया था? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। किस शाखा का? तो महायान शाखा का कनिष्क ने किया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा राइटिंग अंत में बिगड़ने लगती है, उसके लिए माफी चाहूंगा। अगर मैं बात करूं आगे की चीजों के बारे में, कुछ चीजें और रह गई हैं। अगर मैं बात करूं तो कनिष्क ने रेशम मार्ग पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया था। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, अधिकार प्राप्त कर लिया था। तथा ये क्या करता था कि रेशम मार्ग पर जितना व्यापार होता था उस पर टैक्स भी लिया करता था। इसके आय का प्रमुख स्रोत यही था कि ये रेशम मार्ग पर होने वाले व्यापार पर टैक्स लेता था और इसके आय का मुख्य स्रोत था। यानी सबसे ज्यादा आय इसे यहीं से प्राप्त होती थी। लिख लीजिएगा, आय का मुख्य स्रोत। अब सोचिए इसका साम्राज्य कितना ज्यादा प्रसारित था, पूरे मध्य एशिया में फैला हुआ था इसका साम्राज्य। चीन पर भी कुछ क्षेत्रों में इसने कब्जा कर रखा था, इसीलिए इसने चीन के रेशम मार्ग पर भी अधिकार कर लिया था। और जो भी व्यापार होता था वो जब होता था तो उस पर ये टैक्स लिया करता था। आप देखेंगे जो रेशम मार्ग है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो रेशम मार्ग जो है ये चीन के रेशम व्यापार को जोड़ता है। यानी कि इस मार्ग पर चीन का रेशम व्यापार हुआ करता था प्राचीन काल में। आप लिखेंगे कि चीन के रेशम व्यापार को कहां पर जोड़ता है भैया? तो चीन के रेशम व्यापार को, जो रेशम मार्ग है ये चीन के रेशम व्यापार को मध्य एशिया, फारस तथा यूरोप को जोड़ता है। तो भैया जो मध्य एशिया था, मध्य एशिया पर पूरा कब्जा तो कनिष्क ने ही कर लिया था। तो जो मध्य एशिया में व्यापार का मार्ग था उस पर इसने कब्जा कर लिया था। तो कोई भी व्यापार होना होता था तो ये टैक्स वसूलता था, तब जाने देता था। तो ये बात हमें यहां से पता चलती है कि इसने चीन के रेशम मार्ग पर भी कब्जा कर लिया था। इसका साम्राज्य इतना ज्यादा विकसित था। रेशम मार्ग जो है
ये मध्य एशिया, फारस देश और यूरोप को आपस में जोड़ता है और यहीं पर प्राचीन काल में चीन से रेशम के व्यापार हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम रेशम मार्ग पड़ गया। इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए जो हमने जानी कनिष्क के बारे में। मैंने उम्मीद है सारी चीजें आपको बता दी कि कनिष्क बौद्ध धर्म को मानता था, रेशम मार्ग से वो टैक्स वसूलता था, उसके आय का प्रमुख स्रोत भी क्या हुआ करता था, रेशम मार्ग ही हुआ करता था। इसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। 105 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। 105 ईस्वी में कनिष्क की क्या हो गई, तो इसकी मृत्यु हो गई। ओके, तो इतनी बात आपको क्लियर होगी। उम्मीद है मैंने आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें बता दी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।